नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना यानी SPME-PCI के लिए दिशा निर्देश अधिसूचित किए। भारत और जापान समुद्री संबंधों को गहन करने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी IATA की 81वीं वार्षिक आम बैठक में भारत के विमानन क्षेत्र की प्रगति को रेखांकित किया। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के अनुसार सीमा पार आतंकवाद के दौर में महात्मा गांधी के सिद्धांत अधिक प्रासंगिक हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत जेन शिखर सम्मेलन में भारत जेन लॉन्च किया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना यानी SPME-PCI के लिए दिशा निर्देश अधिसूचित किए। चलिए सबसे पहले योजना की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर डाल लेते हैं। इसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों यानी E4W के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है तथा भारत को ऑटोमोटिव नवाचार और विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इसकी पात्र परियोजनाओं में पूरे भारत में नए संयंत्र, मशीनरी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उपकरण और संबंधित उपयोगिताओं पर किया गया व्यय शामिल है। आपको बता दें कि सेकेंड हैंड या ठीक करके नए जैसा बनाया गया संयंत्र, मशीनरी आदि पर किया गया व्यय योग्य नहीं होगा। आवेदकों के लिए पात्रता देखें तो ग्लोबल ग्रुप यानी ऑटोमोटिव विनिर्माण से राजस्व के लिए नवीनतम ऑडिट के अनुसार न्यूनतम 10,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। वहीं कंपनी या उसके समूह यानी कंपनी या कंपनियों का अचल परिसंपत्तियों में वैश्विक निवेश न्यूनतम 3,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि समूह कंपनी से तात्पर्य उन संस्थाओं से है जो एक दूसरे में कम से कम 26% वोटिंग राइट्स रखती हैं। इनके अलावा आवेदकों को होने वाला लाभ जाने तो इसमें सबसे पहले है सीमा शुल्क रियायतें। 5 वर्षों तक रियायत जो घरेलू मूल्य संवर्धन यानी DVA लक्ष्य को पूरा करने से संबद्ध होगी। दूसरा, आयात लाभ। कुछ शर्तों के साथ पूरी तरह से निर्मित इलेक्ट्रिक कारों या CBUs को आयात करने की अनुमति है। यहाँ CBUs का अर्थ है कि एक ऐसा वाहन जो पूरी तरह से असेंबल किया गया है। बात करें आवेदकों पर दायित्व की तो स्वीकृत आवेदकों को भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण की फैसिलिटी स्थापित करनी होगी और इसे स्वीकृति से 3 साल के भीतर चालू होना होगा। इसी के साथ न्यूनतम निवेश 4,150 करोड़ रुपए है तथा DVA लक्ष्य 3 साल तक न्यूनतम 25% DVA और 5 साल तक 50% है और अनिवार्य बैंक गारंटी, विनिर्माण प्रतिष्ठानों की स्थापना और DVA की उपलब्धता से संबंधित आवेदक की प्रतिबद्धता भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी द्वारा समर्थित होगी। इसी के साथ आइए भारत के ऑटो सेक्टर के विकास के चालक भी जान लेते हैं। सबसे पहले है ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल के लिए PLI योजना, इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और उनका विनिर्माण करना यानी FAME योजना तथा राज्य EV नीतियां। अगली खबर पर बढ़ने से पहले आइए भारत का ऑटोमोटिव सेक्टर समझ लेते हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है। वर्तमान में इसके बाजार का आकार लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपए है तथा इसकी अपेक्षित वृद्धि 2030 तक 24.9 लाख करोड़ रुपए है यानी 50% वृद्धि अपेक्षित होगी। खास बात यह है कि यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 7.1% का योगदान देता है। साथ ही भारत आंतरिक दहन इंजन यानी ICE वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों यानी EVs की ओर वैश्विक बदलाव का नेतृत्व कर सकता है। भारत और जापान समुद्री संबंधों को गहन करने पर सहमत हुए। भारत और जापान एक संधारणीय एवं पारस्परिक रूप से लाभकारी भविष्य के लिए समुद्री संबंधों को गहन करने पर सहमत हुए हैं। चलिए सबसे पहले समुद्री सहयोग के प्रमुख क्षेत्र जान लेते हैं। पहला है स्मार्ट आइलैंड्स। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को नवीकरणीय ऊर्जा, स्मार्ट मोबिलिटी आदि जैसी स्थायी प्रौद्योगिकियां, आपदा रोधी संरचना और डिजिटल कनेक्टिविटी इत्यादि के माध्यम से स्मार्ट आइलैंड्स में परिवर्तित किया जाएगा। दूसरा है समुद्री सहयोग और निवेश। भारत जापान के जहाज निर्माण के अनुभव तथा बंदरगाहों और समुद्री औद्योगिक क्लस्टरों के सह विकास से लाभ उठा सकता है। भारत का लक्ष्य है जापान के साथ 2027 तक 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हासिल करना है।
साथ ही भारत आंध्र प्रदेश में इमाबारी शिप बिल्डिंग में ग्रीनफील्ड निवेश की भी योजना बना रहा है। अब समुद्री विरासत और सांस्कृतिक सहयोग देखें तो भारत ने गुजरात के लोथल में प्रस्तावित राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय यानी NMHC के विकास के लिए जापान से सहयोग की इच्छा प्रकट की है। बता दें, NMHC का उद्देश्य भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास और विरासत को प्रदर्शित करना है। इस समुद्री क्षेत्र में विरासत पर्यटन, शिक्षा और अनुसंधान के लिए एक विश्व स्तरीय केंद्र के रूप में कार्य करेगा। और आखिरी है मानव संसाधनों का कौशल विकास। भारत के लगभग 1.54 लाख प्रशिक्षित नाविक जापान के समुद्री कार्यबल के रूप में कार्य कर सकते हैं। अब भारत जापान समुद्री सहयोग का महत्व भी जान लेते हैं। सबसे पहले ये व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ऊर्जा की कमी के कारण भारत और जापान समुद्री व्यापार पर बहुत अधिक निर्भर हैं। आपको बता दें कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 97% और जापान का लगभग पूरा व्यापार समुद्र पर आधारित है। दूसरा महत्व है चीन का सामरिक प्रतिसंतुलन। दोनों देश हिंद महासागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता को लेकर चिंतित हैं। फिर है क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। भारत जापान का समुद्री सहयोग क्षेत्रीय पहलों को भी मजबूती देता है, जैसे क्वाड, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल यानी SCRI, एशिया अफ्रीका विकास गलियारा AAGC, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन CDRI, उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व समूह लीड IT आदि। और आखिरी है भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन। जापान भारत की एक्ट ईस्ट नीति, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भागीदार बन सकता है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी IATA की 81वीं वार्षिक आम बैठक में भारत के विमानन क्षेत्र की प्रगति को रेखांकित किया। बात करें भारत के विमानन क्षेत्र की स्थिति की, तो भारत के विमानन क्षेत्र के 3 मजबूत स्तंभ हैं। विशाल बाजार, AI, स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों की अधिक संख्या और अधिक प्रतिभा तथा अनुकूल नीतियां। इनके अलावा है महिलाओं की भागीदारी। भारत की 15% पायलट महिलाएं हैं, जो 5% के वैश्विक औसत से काफी अधिक है। दूसरा है वैश्विक मानकों के अनुरूप विमानन कानून लागू करना। भारत के विमानन कानून अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन यानी ICAO के नियमों, दिल्ली घोषणा पत्र जैसे क्षेत्रीय सहयोग तथा ओपन स्काई एवं ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए शिकागो कन्वेंशन के सिद्धांतों के अनुरूप है। और आखिर में है वैश्विक विमानन में मूल्य श्रृंखला का नेतृत्व करता। डिजाइन से लेकर डिलीवरी तक भारत मेक इन इंडिया और डिजाइन इन इंडिया जैसे अभियानों के तहत कंपनियों को MRO यानी रखरखाव, मरम्मत एवं कायापलट व्यवसाय में निवेश के लिए प्रोत्साहित करता है। इसी के साथ आइए विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी पहले देख लेते हैं। सबसे पहले है क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना। उड़े देश का आम नागरिक यानी RCS-UDAN। इस योजना के तहत देश में संचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 के 74 से बढ़कर 2024 में 157 हो गई है। यह संख्या बढ़ाकर 2047 तक 350 से 400 तक करने का लक्ष्य है। दूसरा है डिजी यात्रा ऐप। यह हवाई अड्डों पर बिना किसी बाधा के प्रवेश सुनिश्चित करके विमान यात्रा अनुभव को बेहतर बनाता है। इनके अलावा है विमान वस्तु हित संरक्षण विधेयक 2025 यानी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल। इसका उद्देश्य भारत के विमानन क्षेत्र को वैश्विक मानकों के अनुरूप लाना और वित्तीय डिफॉल्ट की स्थिति में जवाबदेही सुनिश्चित करना है। खबर के अंत में आइए अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी IATA पर भी एक नजर डाल लेते हैं। IATA की स्थापना क्यूबा की राजधानी हवाना में 1944 में आयोजित शिकागो कन्वेंशन के तहत अप्रैल 1945 में हुई थी। इस संगठन को पहले इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन कहा जाता था। इसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है। इसका एक कार्यकारी कार्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के अनुसार सीमा पार आतंकवाद के दौर में महात्मा गांधी के सिद्धांत अधिक प्रासंगिक हैं। चलिए खबर की शुरुआत में सबसे पहले अहिंसा और सत्याग्रह यानी सत्य तक पहुंचने के दृढ़ संकल्प पर गांधी जी के विचार जानते हैं। गांधी जी का मानना था कि हिंसा किसी भी धर्म का सिद्धांत नहीं है, जबकि अधिकांश मामलों में अहिंसा सभी के लिए अनिवार्य है। केवल कुछ मामलों में ही हिंसा की अनुमति दी जा सकती है। उनका यह भी मानना था कि हिंसा करके कभी भी सत्य का प्रचार नहीं किया जा सकता।
उन्होंने यंग इंडिया में लिखे अपने लेख द डॉक्ट्रिन ऑफ द स्वॉर्ड में लिखा था कि मैं मानता हूं कि जहां कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो वहां मैं हिंसा की सलाह दूंगा। मैं चाहूंगा कि भारत अपने सम्मान की रक्षा के लिए हथियारों का सहारा ले, बजाय इसके कि वह कायरतापूर्ण तरीके से अपने अपमान का असहाय गवाह बने या बना रहे। चलिए अब बात करते हैं वर्तमान समय में सीमा पार आतंकवाद के संदर्भ में गांधी जी के विचार किस प्रकार प्रासंगिक हैं। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर देखें तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया सीमा पार आतंकवाद का जवाब देने, उसे रोकने, उसे आगे न बढ़ने देने और उसका शमन करने के भारत के अधिकार पर आधारित थी। दूसरा है भारत के सुरक्षा सिद्धांत के 3 प्रमुख स्तंभ। इसमें भारत की शर्तों पर निर्णायक जवाबी कार्रवाई, परमाणु ब्लैकमेल के प्रति शून्य सहिष्णुता तथा आतंकवादियों और उनके प्रयोजकों के बीच कोई भेद नहीं करना शामिल है। और आखिरी है सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सच्चाई को सामने लाने तथा हिंसा के खिलाफ वैश्विक प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक पहुंच बनाना। अंत में ये समझा जा सकता है कि भारत ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम, परमाणु हथियारों का पहले उपयोग नहीं करने तथा वैश्विक शांति को बढ़ावा देने जैसे सिद्धांतों के माध्यम से गांधी जी के सिद्धांतों का अनुसरण किया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत जेन शिखर सम्मेलन में भारत जेन लॉन्च किया। भारत जेन शिखर सम्मेलन भारत का सबसे बड़ा जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM समिट एवं हैकथॉन है। चलिए सबसे पहले भारत जेन के बारे में जानते हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी पहल की बात करें तो यह भारत में अपनी तरह का पहला और स्वदेश में विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। यह भारतीय भाषाओं के लिए तैयार किया गया है तथा इसे एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में लॉन्च किया गया है। इसे भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से वित्त पोषण प्राप्त होगा। आपको बता दें कि इसे नेशनल इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स मिशन यानी NMICPS के तहत विकसित किया गया है और IIT बॉम्बे में टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब फाउंडेशन फॉर IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स और IoE यानी इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग के माध्यम से लागू किया जा रहा है। खबर में आगे बढ़ते हुए आइए इसके 4 प्रमुख लक्ष्य भी देख लेते हैं। सबसे पहले है भारत केंद्रित फाउंडेशनल LLM मॉडल का निर्माण। यह मॉडल भारतीय भाषाओं, संस्कृति और परंपरा पर केंद्रित होगा। दूसरा, भारत डेटा सागर। यह मॉडल निर्माण के लिए आवश्यक उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय डेटा को केंद्रीकृत करेगा तथा स्टार्टअप, इकोसिस्टम और इनोवेशन। यह भारत के लिए नए AI एप्लीकेशंस बनाने हेतु उद्यमियों को टूल्स, मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाएगा। और आखिर में है कौशल विकास और क्षमता निर्माण। फेलोशिप, हैकथॉन तथा अलग अलग पाठ्यक्रमों के माध्यम से भारत की AI प्रतिभा को मजबूत बनाएगा। साथ ही यह भारत को एक वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित भी करेगा। चलिए खबर के अंत में मल्टी मॉडल LLMs के बारे में भी जान लेते हैं। मल्टी मॉडल LLMs यानी MLLMs लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं जिन्हें टेक्स्ट और गैर टेक्स्ट डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है। ऐसे डेटा में इमेज, ऑडियो एवं वीडियो शामिल है। आपको बता दें कि ये मॉडल्स मनुष्य की भाषा और अन्य जटिल डेटा प्रकारों को समझने एवं व्याख्या करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करते हैं। खास बात यह है कि मल्टी मॉडल LLMs वास्तव में पारंपरिक यूनी मॉडल मॉडल्स से अधिक एडवांस हैं। चैट GPT के पुराने संस्करण जैसे यूनी मॉडल अक्सर तब असंगत उत्तर देते हैं जब अलग अलग माध्यमों के इनपुट से उन्हें प्रशिक्षित किया गया होता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे पैराग्वे की, जिसकी राजधानी है असुनसियन। हाल ही में पैराग्वे के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की। अगर भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह दक्षिण मध्य दक्षिण अमेरिका में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है। वहीं इसकी स्थलीय सीमाएं देखें तो इसके उत्तर पश्चिम और उत्तर में बोलीविया, उत्तर पूर्व और पूर्व में ब्राजील, दक्षिण पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम में अर्जेंटीना है। चलिए बढ़ते हैं भौगोलिक विशेषताओं की तरफ। इसकी महत्वपूर्ण नदियां पैराग्वे, अपा, पराना और पिल्कोमायो हैं। आपको बता दें कि ये नदियां अटलांटिक महासागर तक पहुंच प्रदान करती हैं और इन पर अनेक जल विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिससे पैराग्वे दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत निर्यातकों में से एक है। खास बात यह है कि मकर रेखा इसके मध्य से गुजरती है। वह सेरो पेरो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ।
सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 25 महिला कर्मियों के एक समूह को कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन के तहत तैनात किया गया है। इसकी शुरुआत 1948 में मध्य पूर्व में युद्ध विराम की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम पर्यवेक्षण संगठन यानी UNTSO की स्थापना के साथ हुई। सिंगापुर में वार्षिक शांग्रीला डायलॉग आयोजित किया जा रहा है। शीत युद्ध के बाद के बहुपक्षवाद और 9/11 की घटना के बाद विकसित हो रही रक्षा कूटनीति से प्रेरित होकर इस संवाद डायलॉग की स्थापना 2002 में हुई थी। इकोवास यानी ECOWAS की 50वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक राजनयिकों ने इकोवास को अफ्रीका के क्षेत्रीय एकीकरण के मॉडल के रूप में सराहा। आपको बता दें कि इकोवास की स्थापना 1975 में हुई। 15 देशों ने लागोस संधि पर हस्ताक्षर करके इसकी शुरुआत की थी। हाल ही में सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी PACS की आय बढ़ाने के साथ साथ ग्रामीण रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से इस योजना पर विचार किया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना यानी NAPDDR के तहत वंचित जिलों में जिला नशा मुक्ति केंद्र DDACs स्थापित करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। एक अध्ययन के अनुसार समुद्रों में आयरन की अत्यधिक मात्रा से फाइटोप्लैंक्टन की अत्यधिक वृद्धि होती है। इस वजह से पोषक तत्वों की खपत की दर तेज हो जाती है और शीघ्र ही पोषक तत्वों की कमी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फाइटोप्लैंक्टन सूक्ष्म जीव होते हैं जो खारे और मीठे दोनों तरह के पानी में पाए जाते हैं। हाल ही में इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह भूमध्य सागर के द्वीपों में सबसे ऊंचा पर्वत है। ये दुनिया का सबसे सक्रिय स्ट्रैटोवोल्केनो है और यूरोप का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी भी है। ज्येष्ठ अष्टमी पर प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला खीर भवानी उत्सव जम्मू और कश्मीर के गंदेरबल स्थित खीर भवानी मंदिर में मनाया जा रहा है। यह मंदिर श्रीनगर के निकट स्थित है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।